अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। अभी जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या याद आया। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि इस वाक़े ने मुझे एक ऐसा सबक पढ़ाया जो मैं आज तक नहीं भूलती। वो तल्ख़ है लेकिन बहुत अहम है। हुआ कुछ यूँ कि कई साल पहले हम जिस मोहल्ले में रहा करते थे वहाँ पे ख़ातून रहती थी। बड़ी अच्छी नेचर की थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, फ़नी थी, हर वक्त हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और उस वजह से मेरी उनसे बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। फिर कुछ अर्से बाद हम किसी और इलाके शिफ्ट हो गए। वहाँ जब हम नई दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो जिस तरह हमेशा होता है हर जगह कि जब आपके वो कहते हैं ना आँख ओझल पहाड़ ओझल, तो जब आप अपनी किसी नई जगह चले जाते हैं तो आपके जो पुराने दोस्त होते हैं वो कहीं उस ज़िंदगी की गहमा गहमी में कहीं पीछे रह जाते हैं। शुरू में हमने बहुत एफ़र्ट डाली, हमने दोस्ती को निभाने की कोशिश करी। वो मुझे कोई ना कोई मैसेज करती थी कि लेट्स मेक अ प्लान, और मैं भी सोचती थी कि हाँ प्लान बना लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम काज फैमिली इस मसरूफियात में वो जो प्लान थे जो कभी बन भी जाते थे आहिस्ता आहिस्ता बनना भी बंद हो गए। फिर फ़कत उनके कुछ मैसेजेस रह गए जिनमें ये कहती थी कि भाई अब वो शिकवा वाले मैसेजेस थे कि मैं नाराज़ थी कि भाई कब मिलोगे, और मैं हर वक्त ये कहती थी कि मैं थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना मैं ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगी। ये जो टाइम मिलेगा के चक्कर में मुझे अभी तक याद है एक दफ़ा कि मैं मीटिंग में बैठी हुई थी और उनकी कॉल आ रही थी और कुछ मिस हो गई मेरे पास कॉल। उस वक्त भी मैंने अपने आप को रिमाइंड कराया कि मैं घर जाते ही जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं उनको ज़रूर कॉल करूँगी और जब ज़्यादा वक्त मिलेगा तो मुलाकात करूँगी। हस्बे मामूल शाम में घर गई, वक्त नहीं मिला। तीसरे दिन हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, उनकी मेरे पास कॉल आई और उन्होंने पता है मुझे क्या बताया। उन्होंने कहा वो जो मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं उनका इंतकाल हो गया, और उन्होंने मुझे नमाज जनाजा की डिटेल बताई। उस वक्त 3 इमोशंस थे जिन्होंने मुझ पर जो मैं फ़ील कर रही थी उस वक्त। पहला सदमा, क्योंकि वो हट्टी कट्टी थी, बिल्कुल सेहतमंद थी। दूसरा शदीद गम, एक बहुत अच्छा दोस्त खोने का गम। और तीसरा पछतावा, इस बात का एहसास कि जिस वक्त को मैं मिलने का इंतज़ार कर रही थी उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे जहन में अक्सर अपने ख्याल आता रहता है और हम सोचते हैं जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इनसे कनेक्ट करूँगा। तो आप ये जान लीजिए कि वक्त मिलता कभी नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। तो आज एक काम कीजिएगा, वो तमाम लोग जिनके बारे में आपको रह रह के ख्याल आता है या जिनसे आप वाकई प्यार करते हैं मगर इस ज़िंदगी के भागम भाग में बहुत बिजी हैं और नहीं वक्त निकाल पा रहे, एक छोटा सा मैसेज आज उन्हें ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ उनसे कनेक्ट करें और उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। इसी सोच के साथ हम एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक पे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको मिलूंगी न्यूज़ रूम में राजिया के साथ, और राजिया के पास हैं दुनिया भर से बहुत मज़ेदार ख़बरें। आपने कहीं नहीं जाना है, बल्कि आप एक काम करें, अभी जब हम ब्रेक लेंगे ना आप जल्दी से अपने दोस्त को मैसेज करें और बताइए कि आपको आज भी वो उतना ही पसंद है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं हूँ न्यूज़ रूम में और हमारे साथ मौजूद हैं राजिया। कैसी हैं राजिया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस माविश, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत। आज आपके पास क्या मज़ेदार खबरें हमारे? आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैं अभी बताती हूँ। बिल्कुल बताइए। सबसे पहली न्यूज़ तो हम सबको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, यकीनन माविश आपको भी पसंद होगी, बहुत। लेकिन वनीला फ्लेवर इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है, ऐसा ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसाइकल प्लास्टिक से भी एक वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बनाई गई है? Really? जी हाँ, सेंट्रल सेनेट मार्टिन्स डिज़ाइन स्कूल में एक गिल्टी फ्लेवर्स के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें स्टूडेंट्स ने रिसाइकल प्लास्टिक से आइसक्रीम्स बनाई। उन्हीं में एक स्टूडेंट्स ने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बनाई। इस फ्लेवर को अभी तक टेस्ट तो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये वाकई में टेस्टी है या नहीं, लेकिन बनाई ज़रूर जा चुकी है। वैसे आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है माविश? वनीला। वनीला? हाँ, तो आप ट्राई करना चाहेंगे? नॉट एट ऑल, नहीं, रिसाइकल्ड वेस्ट से बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। वैसे हम बात कर रहे थे आज, जैसे हम सुबह भी देख रहे थे, आप कह रही थी कि हम अक्सर सुस्त हो जाते हैं, मैसेजेस नहीं करते, अपने फ्रेंड से भी रब्ता नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह सुस्ती और काहिली तो नहीं है हमारी? हम आजकल बहुत सुस्त भी हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि इटली के शहर मिलान में एक भी सुस्त और काहिल आदमी नहीं है। वहाँ के सारे लोग मेहनती हैं और मेहनत से काम करते हैं। शायद उस शहर की तरक्की का राज भी यही है माविश, ऐसा ही है। क्या हम सबको भी मेहनत करनी चाहिए और अपने मुल्क और अपने वतन के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप दरअसल वो है ना कि मिलान, ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि कोई भी सुस्त नहीं है। इट्स एक्चुअली अ न्यूज़ फॉर मी।
बिल्कुल। बच्चे अगर शरारती ना हो तो क्या उन्हें बच्चे कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों का काम ही शरारत करना होता है। लेकिन जॉर्जिया के एक रेस्टोरेंट ने अपने रेस्टोरेंट में आने वाले पेरेंट्स को ये वाजे किया है कि वो शरारती बच्चे बिल्कुल भी ना लाएं। अगर वो शरारती बच्चे अपने रेस्टोरेंट में लाए तो उन पर इजाफी बिल चार्ज किया जाएगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, क्योंकि अक्सर तो शरारती बच्चे अगर मेहमानों के होते हैं वो बर्दाश्त नहीं होते, तो ये तो रेस्टोरेंट है, तो आई थिंक उन्होंने सही किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे AI टेक्नोलॉजी की। जब से आई है इसने हम सबकी लाइफ आसान बना दी, स्पेशली स्टूडेंट्स की। जैसा कि हमने देखा कि ChatGPT की वजह से कितनी रेवोल्यूशन आई। वो पहले असाइनमेंट्स जो हमें सारे खुद बनाने पड़ते थे, अब सिर्फ आप एक कमांड दें और आपको जस्ट इन अ सेकंड मिल जाते हैं। ऐसा ही सही बात है। लेकिन मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी काफ़ी आसानी हो रही है। बरतानिया में एक रोबोटिक प्रिंसिपल मुतारिफ कराया गया है जो कि स्टूडेंट्स को सिखाएगा। आप इस बात पे बिलीव कर सकती है कि अब टीचर्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी आसानी हो गई है। ये रोबोट ज़बानों का तर्जुमा करने के अलावा तख्लीकी मवाद और सवालात के जवाब देने की भी अहलियत रखता है। वाह, देखो एक तरह से बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आम इंसान के इंटेलिजेंस से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता राजिया कि फिर ह्यूमन इमोशंस कहाँ, मतलब वो जो कनेक्शन होता है एक इंसान का इंसान से, वो यकीनन बहुत मिस करेंगे लोग, नहीं? वो बिल्कुल मिस करेंगे, लेकिन हम अगर इसके पॉजिटिव साइड्स के जाएं तो इस तरह हमें बहुत आसानी भी हो सकती है। वो मेहनत जो हमें काफ़ी घंटे लगाकर करनी पड़ती थी, वो काम हमारा सेकंड्स में हो सकता है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को किसी और जानिब भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की इंटरेस्टिंग स्टोरीज यही थी। ओवर टू यू महाविश। थैंक यू सो मच राजिया, हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाने का। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी फेवरेट जगह शेफ़ साइमा का किचन। मिलते हैं आपसे किचन में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी आपने बहुत ही चटपटी मज़ेदार पूरी दुनिया से ख़बरें सुनी और अब हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ कुछ बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। मैं हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और जनाब देखते हैं आज बन रहा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माविश, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा, आज मुझे लग रहा है डिज़र्ट बन रहा है कोई। जी बिल्कुल माविश, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और तहलका खेज़ किस्म का डिज़र्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है चॉकलेट डिलाइट। और आई एम श्योर ये हमारे बच्चों, यंगस्टर, बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाला है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं साइमा कि आप डिज़र्ट पर्सन हैं या सेवरी पर्सन हैं? आपको क्या पसंद है, नमकीन चीज़ें पसंद है या मीठा पसंद है? डिपेंड करता है मूड पर। जैसे समटाइम्स मुझे खाने के बाद दिल चाहता है कि मैं थोड़ा सा कुछ मीठा लूँ, लेकिन ये है कि हर वक्त चॉकलेट वैसे मुझे बहुत पसंद है, मगर मुझे लगता है कि विद टाइम चॉकलेट की क्रेविंग थोड़ी मेरी कम हो गई है। लेकिन डार्क चॉकलेट की क्रेविंग मुझे होती है समटाइम्स। तो मैंने अब स्विच कर लिया है कि मैं डार्क चॉकलेट पे चली जाऊँ क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अच्छा सुने कि हाँ डार्क चॉकलेट जो है फ़ायदेमंद है, क्या है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जी। एक तो ये आपकी जो है हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती है, ये प्रोटेक्ट करती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से हार्ट को। इसके अलावा आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपका ब्लड शुगर को मैनेज करती है और ये जो है आपके हेयर के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है, जो कि हम लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और डार्क चॉकलेट का जो 80% कोको के साथ होती है, तो वो अगर आप खाना शुरू कर दें और वंस आपको अगर उसका टेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर आप रेगुलर चॉकलेट से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं क्योंकि इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है, लेकिन कड़वा होता है, थोड़ी कड़वाहट पर होता है, वो अच्छा लगता है जी। और मावी, जैसे कि आप जानती हैं कि आजकल के जो हमारे यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी डिक्शनरी में जो डिज़र्ट है वो सिर्फ एक चॉकलेट या चॉकलेट से बना हुआ स्वीट। तो आज की जो रेसिपी है वो तमाम उन बच्चों के लिए, उन टीनेजर्स के लिए जो कि चॉकलेट डिज़र्ट खाना चाहते हैं। चॉकलेट तो देखिए छोटे बड़े हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल है। बिल्कुल। तो हम ऐसा करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या डलेगा, ये इंग्रेडिएंट्स बताएं। जी, इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं और अगर आप एक बार समझ लें तो मेरा ख्याल है कि घर में कोई भी बच्चा इसको आराम से बना सकता है। बच्चों के लिए भी बनाने में ये बहुत आसान है। तो मैं आपको बताती हूँ उसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 3 कप्स ऑफ मिल्क लिया है पैन में, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप ऑफ शुगर,
इसके अलावा इसमें 5 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर जाएगा जो इसको थिक करेगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्रीम जाएगी हाफ कप, या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा उस वक्त जब कस्टर्ड बना रहे हो थिकनेस, हाँ तो उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अच्छा, शुगर मैंने हाफ कप ली है क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है, कुछ लोग ज़रा कम मीठा खा रहे होते हैं, मगर ये जो मेजरमेंट है ये काफ़ी बैलेंस्ड मेजरमेंट है। अगर किसी को तेज़ मीठा पसंद है तो वो थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ बटर, और ये बटर हम इसलिए डाल रहे हैं माविश क्योंकि ये एक हमारी सॉस को शाइन देगा और बड़ा ग्लॉसी सा लुक दे देगा, जो कि लोग नहीं डाल रहे होते, फिर वो एक ड्राइनेस, एक ड्राई स्किन ऊपर जम जाती है। आप देखती होंगी जब हम वो बनाते हैं, कोई भी मीठा बनाते हैं तो जी ड्राई सी आ जाती है, तो ये उस ड्राइनेस को भी कवर करेगा, प्लस ये जो है एक आपके सॉस को अच्छा शाइन देगा। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्रीम और चॉकलेट चिप्स हमने यहाँ रखे हुए हैं जिससे हम अपनी डिश को डेकोरेट करेंगे, चॉकलेट शेविंग से डेकोरेट करेंगे, वो हम सब आपको नाजरीन को दिखाएंगे। ठीक है। तो मुझे बताएं कि जो बिस्किट्स हैं अभी आप इनको इन बिस्किट्स को हमने डिश में लेयर करना है। जी बिल्कुल, बल्कि मैं यहाँ पे शो भी कर देती हूँ ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चल जाए। जी डिश बढ़ाइएगा माविश, थैंक यू। यहाँ पे हम ये मैंने 8x8 का साइज़ ले लिया है डिश का। ठीक है। इसमें हम अपने पहले बिस्किट्स को, कोई भी बिस्किट आपके पास अवेलेबल हो, मगर इसमें जो टी बिस्किट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चॉकलेट बिस्किट भी ऐड कर देंगे उससे ज़रा ओवर पावर हो जाएगा और बहुत रिच बन जाएगा, फिर वो ज़रा खाने में मज़ा नहीं आता। तो हमने इसको पहले लेयर करना है। उसके बाद हमने इस पैन में जो दूध लिया हुआ है उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करने हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने इसमें डालना है, विस्क करना है। ठीक है। चॉकलेट चिप नहीं डालना, बटर भी आप डाल देंगे, ये सारी चीज़ें डाल के विस्क करना है। विस्क करने के बाद हमने इसको चूल्हे पे पकाना है और कंटिन्यूसली विस्क करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अच्छा सर, मुझे बताइए जो बिस्किट्स हैं आप ये ब्रोकन पीसेस इसमें डालेंगी? नहीं, मैं इसको पूरा ही डालूंगी और मैं इसको हल्का सा जो है ना सोक करूंगी मिल्क के साथ, और वो इसलिए करते हैं नरम हो जाएंगे और मतलब नीचे बैठे रहेंगे, वो तैरते हुए ऊपर नहीं आ जाएंगे। बाज़ दफ़ा होता है कि वो तैरते हुए आ गए हैं। जी जी बेस बन जाएगी। बताइए कि मिल्क में ठीक है माविश, हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं 5 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर ले रही हूँ। अच्छा, मैंने माविश यहाँ पे मिल्क थोड़ा ज़्यादा लिया है अपनी डिश के हिसाब से, तो मैं मेजरमेंट्स वो रखूँगी, मगर नाजरीन जो हैं वो रेसिपी वही फॉलो करें जो रेसिपी कार्ड में, वो फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो 1 यहाँ मैंने 6 टेबलस्पून के बराबर ले लिया है कोको पाउडर। ये हमारी शुगर है हाफ कप, ये हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें हाफ कप क्रीम डाल देंगे, पूरी हाफ कप मेजर करके रखी हुई है तो ये सारी चली जाएगी। इसके अलावा हमने बटर भी डाल देना अपना 2 टेबलस्पून, और हमने इसको अच्छे से विस्क करना है। अच्छा, विस्किंग की वजह ये भी है क्योंकि जो कोको पाउडर है ना माविश, वो बहुत ज़्यादा जल्दी लम्स बनाते हैं, और अगर आपने इसको कुक करने चढ़ा दिया तो बस अब आपका कस्टर्ड लड्डू बन जाएंगे अंदर। जी बिल्कुल। तो इसको हमने अच्छे से विस्क करना है, और विस्क करके जब ये कम्प्लीटली वो हो जाए तो अब हमने इसको पकने रखना है। और कितनी देर पकाएंगे? जब तक डिज़ायर्ड थिकनेस? जी डिज़ायर्ड थोड़ा सा लो फ्लेम पे बनाएं ताकि ज़रा इसके फ्लेवर्स भी कुकड हो जाएं। जो भी हमने चीनी और कोको पाउडर डाला है वो सारा कुछ इसमें हल हो जाए अच्छे और से। एक कस्टर्ड की कस्टर्ड से आपने हल्का सा और डाइल्यूट रखना है, हल्का सा डाइल्यूट, क्योंकि जब आप ऑफ करेंगे फ्लेम तो थोड़ी देर बाद वो ऑलरेडी गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, जब आप बंद करेंगी फ्लेम जी, तो आप इसको ठंडा करने का इंतज़ार करेंगी और फिर बिस्किट्स के ऊपर थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास तो यहाँ टाइम नहीं होता सेट पे, तो मैं कोशिश करूँगी कि सैम्पलिंग लेकिन स्टीम निकल जाए ना। जी स्टीम अगर मैं घर में ही करूँगी तो मैं इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी? नहीं, रूम टेम्परेचर पे नहीं आने दीजिएगा, उससे
थोड़ा पहले ही हल्का सा ये वार्म होना चाहिए, तभी है। आप डालिएगा। और इसको अगर आप चिल करने के लिए रेफ्रिजरेट करें तो कोशिश करें कि 5 to 6 आवर्स ये फ्रिज में रहे। ओवरनाइट तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। फ्लेवर्स बड़े जी, आप रात में बनाएं और नेक्स्ट डे आप तैयार रखें, क्योंकि ये बिल्कुल चीज़ केक के फॉर्म में निकलेगा स्लाइस होकर। ये उस तरीके से इसका हालांकि टेक्सचर इसमें जेलेटिन पाउडर नहीं डाला। नहीं, ना हमने किसी कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है और ना ही जेलेटिन ज़बरदस्त। पाउडर का। अच्छा भाई, जब तक साइमा इसको कुक करेंगी और उसका कस्टर्ड रेडी करती हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो इतनी सारी डिज़र्ट्स खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे दांतों में कैविटी, कीड़ा लग जाता है। और हम यही सुनते हैं ना, और मीठा खाओ, दांतों में कीड़ा लग गया। हमारे साथ एक डेंटिस्ट मौजूद है, वो हमें बताएंगे कीड़ा लगता क्यों है और अगर लग जाए तो इसका करना क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं एंड आई विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक विद द डेंटिस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि जो हम मीठा बना रहे हैं, अक्सर ये होता है कि लोगों का एक ख्याल है कि भाई मीठा खाओगे ना तो दांत ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे पास उस मसले का भी हल मौजूद है। हमारे साथ एक डेंटिस्ट मौजूद है जो हमें बताएंगे कि दांतों में कीड़ा लगता क्यों है और क्या ये हमारी गलती से लगता है या ये कोई आसमान से कोई वायरस है और आके दांतों पे लग जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत ख्याल करता हूँ, पता नहीं दांतों में कीड़ा कैसे लग गया। तो वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में एक डेंटिस्ट को जिनका नाम है अरीब। अरीब, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरीब, मुझे ये बताइए कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मीठा नहीं खाओ दांतों में कीड़ा लग जाएगा, ये नहीं करो दांतों में कीड़ा लग जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है हम एहतियात करते हैं, ब्रश भी कर रहे होते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि कैविटी हो रही है। तो ये है क्या मसला? देखें, बाय डेफिनेशन तो जो कैविटी है वो एक केमिकल इरोजन की वजह से कॉज होती है। फॉर एग्जांपल, जो दांतों में खाने की चीज़ें रह जाती हों, वो जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जो बैक्टीरियाज रिलीज़ करते हैं, वो ओवर टाइम कैविटी कॉज कर देते हैं या डेंटल इरोजन कॉज कर देते हैं, डेंटल टिश्यूज़ को इरोड कर देते हैं। तो वो एक डिच सा बन जाता है, खड्डा सा बन जाता है, जिसको हम लेमन टर्मिनोलॉजीज़ में कीड़ा लगना या कैविटीज़ कह देते हैं। अब आपका जहाँ तक सवाल है कि ये किसका कसूर है या क्या ये ख़ुद से हो जाता है, तो डेंटिस्ट्री में जितने भी इश्यूज़ आते हैं वो आप यूँ कह लीजिए कि अच्छी बात यह है कि वो ओवर टाइम ग्रो करते हैं। हमारे डेंटल इश्यूज़ में कोई भी डिजीज़ इडियोपैथिक नहीं होता, सॉरी अचानक नहीं होता या इडियोपैथिक नहीं होता। इडियोपैथिक से मुराद ये कि जिसका कॉज नोन नहीं है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ क्यों होती है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं है। अच्छे से अच्छे एथलीट को भी डायबिटीज़ हो जाती है। बट अगर किसी को कोई डेंटल इशू हुआ है, दैट जस्ट मीन्स कि वो अपने डेंटल हेल्थ से बहुत अरसे तक इग्नोरेंट रहा है। डेंटल कैविटी एक रात में नहीं होती, बल्कि इट गोज़ ऑन कि बंदा बहुत अरसे से इग्नोरेंट रहा हो, तब जाके कोई कैविटी कॉज होती है। सही। तो मुझे बताएं कि हम ये गलती करते हैं अक्सर कि बच्चे ने ब्रश कर लिया और उसके बाद किसी ने प्यार में कोई खाने की चीज़ दे दी, तो क्या ज़रूरी है कि मीठे से ही हो या खाने का कोई भी पार्टिकल हो सकता है? देखें, कैविटी कॉज होती है इम्प्रॉपर ब्रशिंग से। अगर तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम ब्रश करते हैं अच्छे से, मगर उसके बावजूद उनको कैविटीज़ होती हैं। उसकी असल वजह यह है कि हम ब्रश तो शायद करते हैं, मगर ब्रश जिस तरीके से करना चाहिए उस तरह से नहीं करते। ब्रशिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रशिंग टेक्निक है। अच्छा। एज अ नेशन हम लोगों को ब्रशिंग टेक्निक सही तरीके से नहीं आती, जिस वजह से वो सही तरीके से मुंह साफ़ नहीं हो पाता। लोग ये नहीं ख्याल करते दांत ब्रश करते हुए कि क्या हमने बिल्कुल आखिर तक के दांत भी साफ़ किए हैं कि नहीं किए हैं, हर दांत का हर हिस्सा साफ़ किया है कि नहीं किया है। इस वजह से ये इश्यूज़ आ जाते हैं। ब्रशिंग तो मेरा ख्याल है कि बहैसियत कौम हम हर कोई करता ही होगा, मगर राइटफुल ब्रशिंग जो है वो बहुत लैक करती है और वो इवेंचुअली कैविटीज़ कॉज कर देती है। अब चलें, कैविटी हो गई है तो हमने आइडेंटिफाई किया कि दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया। जी। तो एक तो होता है कि वो फिलिंग कर देता है, दूसरा होता है कि अक्सर वो कहते हैं रूट कैनाल कर दें। तो ये रूट कैनाल क्या बचाया जा सकता है? और मैं कहीं ये भी सुन रही थी कि रूट कैनाल इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ, इज़ इट ट्रू? देखें, इस तरह है कि डेंटल कैविटी के प्रोग्रेशन रेट के ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है। अगर तो कैविटी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है तो हम उसको फिलिंग से उसको रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, अगर के डेंटल टिश्यू इतना ज़्यादा मुतासर हो गया है कि कैविटी उसके पल्प हॉर्न तक पहुंच गई है। हम जब दांत की एनाटमी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो नर्व का एरिया है उसके ऊपर अल्लाह ने अच्छी खासी कवरिंग रखी हुई है। जब कैविटी वहाँ तक प्रोग्रेस कर जाती है कि वहाँ वो पल्प चेम्बर तक पहुँच जाती है, तब
ये नौबत आ जाती है कि हमें उसका रूट कैनाल करना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट दैट कि हम दांत निकाल दें, जो कि अनएथिकल सी बात है। और ये जहाँ तक मिसनोमर है कि रूट कैनाल कोई अच्छा उसका रिजल्ट्स नहीं होते या नहीं कराना चाहिए, तो ये इनमें कोई हकीकत नहीं है, बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। हाँ, बचाया सिर्फ इसी तरह जा सकता है कि आप डेंटिस्ट के पास पहले पहुंच जाएं। आप इतने अरसे तक गाफिल रहे कि वो कैविटी प्रोग्रेस करते 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 बिल्कुल आपकी रूट्स तक पहुंच गई, तो आपने डेंटिस्ट को एक ऑप्शन ही क्या दिया सिवाय रूट कैनाल करने के। तो रूट कैनाल आप कहते हैं कि निकालने के बजाय इट्स बेटर कि वो जो नीचे जड़ है 100% उसको बचा लिया जाए, उसके कोई नुकसानात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई करने वाला सही है, वो सारे एथिकल मेथड्स यूज़ कर रहा है, एथिकल प्रोसीजर्स यूज़ कर रहा है, अच्छे मटेरियल्स यूज़ कर रहा है, तब किसी सूरत भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या बुरी इसमें एस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे, उनके अक्सर हम देखते हैं कि आगे से पूरी कैविटी हुई हुई है दांतों में। जी जी। उसका क्या रीज़न होता है, और क्या फिर उन दांतों को इंतज़ार करें कि वो गिर जाएं नेचुरली? देखें, ये डिसीजन भी बच्चे की एज के हिसाब से लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल में किसी को एज ये मसला दरपेश हो और जबकि दांत गिरने 8 साल की उम्र में तो मैं उससे कहूँ कि नीचे आप 6 साल इंतजार करें। हाँ। बिल्कुल नहीं। और तो और जैसे आपने रैम्पेंट कैरीज की बात की कि हर दांत में बच्चे के कीड़े लगे हुए हैं, कैविटीज़ हो गई हैं, तो इसका सबसे प्राइम रीज़न ये होता है कि बच्चा फीडर मुंह में रख के सो जाता होगा। उससे जब इस तरीके से आप एक बैक्टीरियल इंग्रेस हर वक्त दे रहे हैं दांतों को या ओरल कैविटी को, तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक उसके नताइज निकलने ही हैं। तो मेरा सवाल ये था कि अगर कोई बच्चा है और उसके दांत गिरने, उनकी उम्र 8 साल है जी जी। और उसकी दाढ़ में कैविटी है, तो क्या उसका दाढ़ निकाला जाए या फिर वेट किया जाए कि उसका ये फैसला हम एक्सरे देखने के बाद ही करते हैं। अगर तो उसका दांत बचाया जा सकता होता है तो उसमें भी बच्चों के में भी एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है, उसे पल्पोटमी कहते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत स्लाइट उसमें डिफरेंस होता है बड़े एज वालों में जो हम रूट कैनाल करते हैं और बच्चों में जो करते हैं, बट उसमें भी यही हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं। थोड़ा सा ख़राब हो दांत तो हम फिलिंग करते हैं, ज़्यादा ख़राब हो दांत तो हम रूट कैनाल की तरफ जाते हैं, और अगर सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है तो फिर ऑब्वियसली हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम बच्चे को कॉन्स्टेंटली एक पेनफुल सिचुएशन में नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अक्सर ये होता है कि माएँ समझती हैं कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको टूथब्रश ख़रीद के देंगे। आपका क्या है इसमें मशवरा कि हमें किस एज से ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चों की? देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चा अगर दूध भी पीता है तो वो दूध की एक आप देखेंगे कि काई सी जम जाती है ज़बान के ऊपर या तालू के ऊपर, बिल्कुल। उसका साफ़ करना भी बेइंतहा ज़रूरी है, बिकॉज जब तक वो जमी रहेगी वो एक बैक्टीरियल ग्रोथ करती रहेगी, उससे काफ़ी बच्चे को गम्स में इशूज़ हो सकते हैं, उसके जो दांत आने हैं उसमें इशूज़ हो सकते हैं, जो दांत मौजूद हैं उसमें इशूज़ हो सकते हैं। तो ब्रशिंग तो एक कांस्टेंट अमल है जो कि जैसे ही बच्चा में एटलीस्ट जो है वो इतना हो जाए कि वो माँ की मूवमेंट समझ सके, माँ उसके साथ एक बॉन्ड बना चुकी हो, तो ये एक्टिविटीज़ शुरू कर देनी चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें हो गई है, फिंगर टूथ ब्रशेज़ आ गए हैं जो माँ अपनी उंगलियों में पहन ले और बच्चों के तालू और ज़बान साफ़ कर सकें। तो ये अमल तो जब दांत ना भी आया हो और जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पे हो, जी हाँ, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पे हो तब से ये मामला शुरू कर देने चाहिए, जो आमतौर पे हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस बच्चे के दांतों में कोई मसाइल हो रहे हैं तो इसके तो प्योरली ज़िम्मेदार जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज ये उसके इख्तियार में तो बात नहीं है। तो वो उस वक्त की सफाई बिल्कुल वालिदैन के ऊपर होती है और बहुत अच्छे से ये मामलात सर अंजाम दिए जा सकते हैं, थोड़ी सी तवज्जो के साथ, थोड़ी सी लर्निंग के साथ। अच्छा, और रात को दांत का ब्रश करना इंतहाई अहम है क्योंकि सारी एक्टिविटी जो है वो रात को, और उस एक्टिविटी का नतीजा है कैविटी। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरनाइट अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होती रही तो बहुत वो जो उसका कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट है वो बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि बंदा रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करे ताकि दिन भर में जो भी फूड रेमिनेंट्स उसके दांतों के बीच में बैठे रह गए हैं वो वॉश आउट हो सकें और उसकी ओरल हेल्थ जो अब 8 से 9 घंटे के दौरान बिल्कुल एक स्टेडी मोड में चली जानी है, उस मोड में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उसके। थैंक यू सो मच अरीब, हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का, वक्त निकालने का और इस इन्फॉर्मेशन का। तो ख़वातीन सुन लें कि जो बच्चा छोटा सा है, जब उसका पहला दांत निकल रहा है तो पहले दांत से ही जो है ब्रशिंग स्टार्ट होनी है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जो हम कहते हैं ना कि मीठा नहीं खाओ दांत ख़राब हो जाएंगे, तो दांत सिर्फ मीठे से ख़राब नहीं हो रहे, दांत हर उस खाने से ख़राब हो रहे हैं जो ओवरनाइट आपके कहीं ना कहीं दांतों में फंसा रह गए। अपने दांतों का ख्याल रखें और अपने घर में जो बच्चे घूम रहे हैं उनको रात को ज़रूर ब्रश करा के सुलाइए और ख़ुद भी ब्रश कीजिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग मेहमान, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे मेंशन किया था कि अब जो हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं उनके पास उन सवालों का जवाब है जो तकरीबन हम तमाम लोगों का मसला है। कभी कभी कोई मेरे पास आता है और जब शिकायत कर रहा होता है ना कि माविश मेरे बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, मेरी बात नहीं मानते या हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि क्या जब आपके बच्चे बहुत गुस्से में होते हैं या लड़ रहे होते हैं तो क्या वो अचानक से फ्रेंच बोलने लग जाते हैं, ग्रीक बोलने लग जाते हैं, या वो वही ज़बान बोलते हैं जो आप घर में बोलते हैं? हकीकत ये है कि हमारे बच्चे जिस तरह हम बचपन से सुन रहे हैं कि हमारे बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं, तो ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, बच्चे वाकई एक स्पंज की तरह होते हैं, बल्कि यूँ समझिए कि बड़ा ख़तरनाक सा कैमरा होता है जो हमें देख भी रहा है और आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में वही आउटपुट दे रहा है। तो ये जो एक सवाल है कि जी मेरे बच्चे इतने बदतमीज़ क्यों हैं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ या तो मैं तो बड़ी वेल मैनर्ड हूँ, ये मेरे बच्चे हर जगह जाके मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं, इस एक क्रूशल सवाल के जवाब के लिए हमने इनवाइट किया है हमारे साथ एक मेंटल हेल्थ और पेरेंटिंग काउंसलर को, जो हैं कमल अब्बासी। बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, यूट्यूब पे अगर आप उन्हें सर्च करेंगे कमल अब्बासी के नाम से तो बहुत सारे पेरेंटिंग पे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि इस गंभीर मसले का हल क्या है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। आपसे ये सवाल अक्सर लोग करते होंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हमने तो हर तरह से अपने बच्चों को फैसिलिटेट किया हुआ है, बड़ी अच्छी तरबियत की है, बहुत प्यार करते हैं, ये ऐसे क्यों है, क्या वजह है? मैं विश एक्चुअली बैलेंस की बड़ी कमी है, तवाज़ुन नहीं है पेरेंटिंग में। या तो ओवर फैसिलिटेट कर दिया गया है बच्चे को और बच्चा पैम्पर हो गया है, या इस हद तक सख्ती की गई है कि बच्चे के साथ कोई ताल्लुक़, कोई बॉन्ड बन ही नहीं पाया। अब जब वो दो लोग जब बच्चे की तरबियत करने के लिए खड़े होते हैं तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि रुकावट बनती हैं, हाइल होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये कि ताल्लुक़ बच्चे के साथ नहीं होता। जब पेरेंट्स का कोई रिलेशनशिप, कोई बॉन्ड बच्चे के साथ नहीं बन पाता तो इट सीम्स लाइक कि एक बंद दरवाज़ा है। अब आप उसके बाहर खड़े होकर जो बोलते रहें वो बात तो अंदर पहुंच ही नहीं रही है ना, बिल्कुल सिग्नल्स ही नहीं जा रहे। सो अब आपने जब वो दरवाज़ा पहले खोलना है ताकि आपकी बात उस तक पहुंचे। ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा ना शुरू में कि अब बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुनते हैं लेकिन हमारी बात मानते नहीं हैं। और असल मसला यही है कि वो सुन रहे हैं, हर लम्हा हमारा हर अमल उनके तज्ज़िये में है। जो हम कर रहे हैं, मैंने 1 साल की बच्ची को भी माँ की तरह लिपस्टिक लगाते देखा है, मैंने 2 साल के बच्चे को बाप के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते देखा है। सो बच्चे तो इमिटेट कर रहे होते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, बच्चे उसको देख रहे हैं और उसको इमिटेट कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज पेरेंट्स ये हो जाते हैं कि 1 से 10 साल बच्चे का लर्निंग पीरियड होता है और 11 से 20 साल ट्रेनिंग पीरियड होता है। लर्निंग पीरियड में यूजुअली नॉन वर्बल मैसेजेस दिए जाते हैं, यानी जो काम बच्चे से करवाना है वो आप खुद करना शुरू कर दें, बच्चा इमिटेट करेगा। नॉन वर्बल मैसेजेस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। 11 साल के बाद से 10-20 साल की एज तक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें वर्बल मैसेजेस दिए जाते हैं, ये चीज़ यहाँ रखनी है, इस तरह से बिहेव करना है। सो ये वर्बल मैसेजेस होते हैं। देखने में ये आता है कि बच्चे 2-3 साल के बच्चों की भी जबकि वो लर्निंग पीरियड से गुजर रहा होता है उस वक्त उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल से गलती है ये गलती है और हम उसको तरबियत का नाम देते हैं। अगर बच्चा 3 साल का उठ के किसी महफिल में चीखना और रोना शुरू कर देता है तो लोग जो हैं वो पेरेंटिंग पर उंगली उठाते हैं। बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाई, उसको समझाओ कि ऐसे नहीं चीखते। जब समझ का दरवाज़ा अभी खुला ही नहीं है, जब वो समझदार हुआ ही नहीं है तो कैसे आपकी बात वो समझेगा? अभी तो समझ बेदार ही नहीं हुई उसके अंदर। 3 साल का अभी बचपन में अपने चल रहा है। सो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है कि जब उसका समझ मतलब मैच्योरिटी उसके अंदर आए तब आप अगर उसकी अपनी बात उस तक कहेंगे उससे तो वो आपकी बात को सुनेगा। अदरवाइज़ तो आप कहते रहें, कोई असर नहीं है। और इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स, इसको एक्चुअली अपना पर्सनल इशू बना लेते हैं कि हमारी पेरेंटिंग पर उंगली उठी है। बिल्कुल। अच्छा कमल, यहाँ पे एक और मसला भी है, क्योंकि हम सब जब पेरेंट्स बनते हैं तो हम बेस्ट पेरेंट बनना चाहते हैं और हमने जब दूसरों के बच्चों को देखा होता है जब हमारे नहीं होते तो हम कहते हैं यार ऐसा बच्चा तो मेरा हरगिज़ नहीं होगा। और उस बेस्ट पेरेंटिंग के चक्कर में जो आपने कहा कि बच्चों को 3 साल के बच्चे को
हम क्या सिखा रहे होते हैं। असल प्रॉब्लम ये कि लोग जज भी तो करते हैं ना कि ये किस किस्म का बदतमीज़ बच्चा है। ऐसे मौके पे क्या किया जाए? अक्सर फैमिलीज़ में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, माँ को हर बात पे टोका जा रहा होता है, हर बात पे बताया जा रहा होता है। तो आप पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन में क्या सलाह देंगी? देखें, पेरेंट्स कि अगर आपका बच्चा जो है वो बदतमीज़ी करता है और अब आप कह रही हैं कि उसे सिखाने का वक्त भी नहीं है, ये तो सिर्फ इमिटेशन का है, और आप ऐसे माहौल में रहती हैं जहाँ पे आपको जज किया जाता है आपकी पेरेंटिंग पे, तो एज अ पेरेंट आप किस तरह सिचुएशन को हैंडल करें? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि 3 साल के बच्चे को बदतमीज़ के नाम से लेबल कर दिया जाता है, नाफरमानी के नाम से लेबल कर दिया जाता है, और ये उंगली जो है ये पेरेंट्स पर उठाई जाती है। माँ ने कोई तमीज़ नहीं सिखाई, और ज़्यादातर मदर्स को फिंगर पॉइंट किया जाता है कि तुम घर पे होती हो, बच्चों की तरबियत तुमने सही नहीं की। सो इसको पर्सनल इशू बनाना ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर्सनल इशू नहीं बनाना चाहिए। बहुत दफ़ा ये भी तो होता है कि कुछ अनहील्ड ट्रॉमा होता है पेरेंट्स का पहले का। क्या आप इससे कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा आया बच्चा, पेरेंट्स आए कि भाई हमारा बच्चा जो है वो ड्रग्स लेने लगा है, या बात नहीं मानता, या बहुत ही बागी है, और जब आपने थोड़ा सा डिग किया डीपर तो पता चला कि असल मसला बच्चे में नहीं है, पेरेंट में। तो क्या ऐसा होता है कि पेरेंट्स का पुराना कोई अनहील्ड ट्रॉमा हो जो कि बाद में मैनिफेस्ट कर रहा हो? जी महविश, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत से ऐसे अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं पेरेंट्स के जो ख़ुद उनकी अपनी नॉलेज में, अपनी अवेयरनेस में भी नहीं होते। जब वो मेरे पास आके काउंसलिंग में बैठते हैं और 2-3 सेशंस, एक वर्किंग अलाइंस, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो पता ये चलता है कि बच्चों के तो कोई इश्यूज़ हैं ही नहीं। इश्यूज़ तो पेरेंट्स के हैं, वो एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जिसकी वजह से उनकी पेरेंटिंग पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, और बच्चा उस चीज़ को सफ़र कर रहा होता है। अब अगर कोई इनसिक्योरिटी माँ के अंदर है, ठीक है, तो वो बच्चे के अंदर ज़रूर आएगी, उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर शेक होगा किसी न किसी लेवल पे जाके। बाप अगर कोई रिस्पेक्ट माँ को नहीं दे रहा बच्चों के सामने, सो बच्चे कभी भी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सो बहुत सी ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो बचपन में पेरेंट्स ने सफ़र किए होते हैं, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो कि अनहील्ड होते हैं किसी न किसी शक्ल में, और उन पर कभी बात ही नहीं की गई होती। वो जाके जब ये 2 लोग पेरेंटिंग करने खड़े होते हैं तो फिर वो चीज़ें हडल बनती हैं बीच में, और बच्चा उसको सफ़र करता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ एक और भी तो स्टिग्मा है ना, हम मेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं करते। किसी भी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाते बहुत शर्म महसूस करते हैं। और एक और काम हमारे यहाँ होता है कि अगर कोई पेरेंट चला गया है और फिर बच्चा बदतमीज़ है तो कहते हैं उनकी तो माँ भी पागल है, वो खुद जा रही थी थेरेपी पे। आप कोई इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, 3 तरह की हमारी जो इंसान बना है, बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है। हमारी बॉडी बीमार होती है, हम हर तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे ऑर्गन में या बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो गया, जाते हैं डॉक्टर के पास और इलाज करवाते हैं। सो के लोगों को बताते भी हैं कि भाई ये इलाज हो रहा है फ़लाँ डॉक्टर से, तो बार बार बताते हैं, हम और बार बार बताते हैं। और इसी तरह मेंटल इलनेस भी होती है। दिमाग भी तो एक ऑर्गन ही है हमारे जिस्म का। जब इसमें कोई बीमारी होती है तो उसको हाइड कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि लोग लेबल करते हैं। लेबल क्या करते हैं? ये तो जहनी मरीज़ है, ये तो नफ्सियाती मरीज़ है, ये तो पागल है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो लेबल करना शुरू कर देते हैं लोग। आई थिंक अगर लोग लेबल करना छोड़ दें तो लोग छुपाना भी छोड़ देंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। तो इस तरह से जब मेंटल इलनेस के ऊपर ओपनली लोग बात करना शुरू करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हीलिंग्स नहीं होती, हीलिंग्स होती हैं, इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन हीलिंग्स होती हैं। इस पर बात करें, इसको छुपाएं नहीं। छुपाने से ये कम नहीं होते बल्कि मज़ीद बढ़ जाते हैं। बल्कि सो मच सो देखा ही जाता है कि ये जनरेशनल हो जाते हैं, माँ से उसके बच्चों में, बच्चों से उसके बच्चों में, यूँ ट्रेवल करने लगते हैं ये। सो अगर इसको अर्ली स्टेज पर ही इसका तदारुक कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से ये नहीं बढ़ेंगे आगे, और लोगों को लेबल करना छोड़ दें कि ये पागल है या ये नफ्सियाती मरीज़ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने मुझे जिक्र किया था कि आपकी कोई किताब भी आने वाली है। पेरेंटिंग के ऊपर मेरी एक किताब है, वो इस महीने के आखिर तक इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ नवंबर वो लॉन्च होगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे उसका देखेंगे वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो आप लोग उससे भी बहुत सारी गाइडलाइंस ले सकते हैं। ज़्यादातर उसमें मैंने पेरेंटिंग पर ही बात की है, बच्चों के जो भी मसाइल हैं, उनके नफ्सियाती मसाइल, तो उसके ऊपर मैंने बात की है। चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने वक्त निकाला, आप आई। और जनाब आली, खुदारा लेबल करना छोड़ दीजिए। इंसान की एक नेचर है कि जो भी लेबल उस पर लगा दिया जाता है वो बस उसको अपने लिए समझें कि टाइटल समझ के ज़िंदगी भर जीता है। हमारी कमल अब्बासी के साथ मैं सोच रही थी कि इतने सारे टॉपिक्स हैं पेरेंटिंग के कि एक गुफ्तगू में तो हम बहुत सारे एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे अवेयरनेस भी कम है। तो हम इंशाल्लाह इन्हें किसी और प्रोग्राम में बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि साइमा की जो मज़ेदार डिज़र्ट आज बन रहा है वो कहाँ तक पहुँचा। कहीं मत जाइएगा, रहे हमारे साथ। मैं आपसे मिल रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम जो ख़ातून से बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग पे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चा अगर रो रहा है, बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा है, तो उसको जो है वो डांटें डपटे नहीं, क्योंकि ये शुरू के 10 साल हैं, वो कनेक्शन के हैं, डांट डपट के नहीं हैं। बच्चों से कनेक्शन बनाने का एक और तरीका, उन्हें कोई बहुत ही मज़ेदार मीठी चीज़ दे दी जाए। और उसी सिलसिले में हमारे किचन में बन रहा है मीठा। और वो मीठा कहाँ तक पहुँचा, ये हम शेफ़ साइमा से जानते हैं। जी जनाब, मीठा हमारा कहाँ तक पहुँचा? जी महविश, आप देख सकती हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा कस्टर्ड तैयार है और अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। महविश, आप ये बताइए कि आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है? मुझे तो वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। अच्छा, वाइट चॉकलेट आपको पसंद है? हाँ, बस बहुत ही मीठा, जो भी चीज़ बहुत मीठी हो वो मुझे वो पसंद है। बहुत इंटेंस होती है, बिल्कुल बहुत इंटेंस होती है। लेकिन आपने एक बात कही थी कि एज के साथ साथ ना मीठे की क्रेविंग कम हो जाती है। मुझे भी लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अब जो मेरे बच्चे हैं वो ज़रा ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मामा अब उस तरह चॉकलेट उनकी नहीं खा रही जैसे पहले खा रही थी। लेकिन ये भी फार्मूला मुझे लगता है मेरी फैमिली पे आके फेल हो गया है। मेरे जो माशाल्लाह से इन-लॉज़ हैं, उनकी विद एज बढ़ती हुई एज क्रेविंग बढ़ गई है। और अब मैंने ये चूँकि बोल दिया है विद एज, तो इस पर भी मुझे बड़ा ना अभी आने वाला है ठीक ठाक। हाँ, तब बताइए मत कि ये जो है, कह दीजिएगा मैंने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात की। हाँ बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि मैं टीन्स के बारे में बात कर रही थी, मेरा जो बेटा है उसकी तो ये लॉजिक है कि वो मीठा ही क्या जिसमें चॉकलेट ना हो। तो वो शाही टुकड़े भी अगर देंगे ना उसको, तो वो उसके ऊपर भी चॉकलेट सॉस पोर करके खाता है। नहीं, मुझे वरना वो नहीं खा सकता, नहीं चाहिए होता, लेकिन हाँ मुझे चॉकलेट ही चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है, वो राजिया ने सवाल किया था ना कि आपकी फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है। तो मुझे वैसे चॉकलेट पसंद है, बट आई डोंट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। मुझे ऐसा लगता है चॉकलेट आइसक्रीम इतनी मज़ेदार नहीं होती जितनी वनीला या ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी। और जी बिल्कुल ऐसे ही ब्लूबेरी वगैरह आइसक्रीम में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी बहुत थोड़ा दूध डाल रही हैं? थोड़ा डालेंगे, क्योंकि मुझे अभी उसका भी कंसिस्टेंसी को भी बैलेंस करना है, क्योंकि कस्टर्ड हमारा गर्म है और हमारे पास अभी यहाँ पे टाइम नहीं है कि हम लोग लेकिन अगर हम बिल्कुल आप घर में करेंगे तो हाँ, मैं इसमें चमचा इसलिए चला रही हूँ कि इसमें से भाप निकल जाए और ये कस्टर्ड जो है वो। अच्छा, मैं भी कोशिश करके इतना ही डाल रही हूँ। सही है कि इसको अभी हम इसमें डालते हैं। अब आप इसमें आप मैं डालूं? नहीं, आप डालें, यू आर द शेफ। और आई होप कि ये बिस्किट तैरते हुए ऊपर ना आ जाए। नहीं आएंगे, क्योंकि ये गर्म है ना कस्टर्ड, तो ये बिस्किट्स के अंदर हाँ ये बिठा देगा इनको। देखो, इतना तो मुझे भी पता है। और वैसे भी आपको तो माशाल्लाह बहुत कुछ पता है। हम तो यहाँ आपसे सीखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और ये वाले सेगमेंट लेकिन आप सिखा रही हैं। नहीं, मुझे वैसे कुकिंग का मैं कहती हूँ बड़ा खुलेआम के शौक नहीं, मैं डिज़र्ट्स बनाने का बहुत शौक है। नाविश, आप यहाँ पे खड़ी होंगी ना रोज़ मेरे साथ, आपको शौक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, ये लिंक मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी, इसको कराऊंगी ना शौक, मैं क्यों करूँ। इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा हम डालें? नहीं, हम इसी को वो कर लेते हैं ताकि आई थिंक थोड़े से की ज़रूरत अभी डाल देते हैं। मुझे ये है कि टॉप के लिए थोड़ा कम ना हो जाए, सही, इस वजह से।
इसमें मिठास मैं अपनी मर्ज़ी की रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ माविश। मैं आपको यहाँ पर एक टिप भी बताती हूँ। जी। अगर आपने इसको थोड़ा और चॉकलेटी बनाना है तो आप इसमें कोई भी किस्म का चॉकलेट स्प्रेड 2 टेबलस्पून, चूल्हा जब आपने टर्न ऑफ किया तो आपने मिक्स कर दिया, या कोई भी ग्रेटेड चॉकलेट अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी, वो आप 2 टेबलस्पून। स्प्रेड से ज़्यादा हम इसमें डिपेंड करता है जिसके बिल्कुल नटेला डाल सकते हैं, जो भी लोकल ब्रांड्स हैं जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है वो डाल दे, और उससे काफ़ी अच्छा और भी रिच आ जाता है। वैसे हमने इसको रिच बनाया है। जी 2 लेयर्स हैं। अगर मैं इनको मोटे टुकड़े मतलब बिगर ब्रोकन पीसेस में रखूं, डाल सकती हैं आप बिल्कुल, लेकिन हमने इसको चूँकि यहाँ दिखाना था थोड़ा सा नाजरीन को, तो हमने इसको पूरा ही जाने दिया, ताकि वो थोड़ा सा अगर कोई मैस भी अगर उसमें हो तो वो इस वक्त। लेकिन आई थिंक इट्स बेटर कि आपने ये जो बड़े पीसेस किए ना, तो वो चंकी मुंह में आएंगे, वो खुद ही टूट जाएंगे मावे जब हम स्लाइस करेंगे ना इसको नाइफ से, और जब ये जम जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा जी, तो क्या होगा कि हम उसको निकालेंगे ऐसे काट के, तो वो पूरा एक बिस्किट का पीस एक स्लाइस में पूरा आ जाएगा। चलें, गुड, ज़बरदस्त। और इसको आप कह रही हैं कि 5 से 6 घंटे सेट होने देना है? 5 से ये बिल्कुल जी, चिल्ड सर्व हो। अभी तो ये बहुत ही गर्म है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हमने अभी इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आपने क्लिंग फिल्म लगा रैप के साथ जी इसको रैप करके फ्रिज में रख देना है। ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फ्रीज़र में नहीं रखना। फ्रीज़र में भी आप रख सकते हैं, अगर किसी को बहुत जमा हुआ चाहिए तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा अगर हम फ्रीज़र में रख दें बिल्कुल फ्रोजन हो जाए और बाहर निकाल के फिर उसमें पानी छोड़ेगा? नहीं, पानी नहीं छोड़ेगा, नहीं, ये पानी नहीं छोड़ेगा। आप आराम से इसको खा सकती हैं, क्योंकि आपने उसको निकाल कर अब यानी आपने तो ठंडा ही खाना है ना, तभी तो फ्रीज़र में रखा है। फिर निकाल के जब अगर मेल्ट करेंगी तो वो फिर हो सकता है कि बिस्किट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा बिगड़ जाए। सही। अच्छा, ये शाइन की बात करी थी आप, ये आप जिसमें देख चमक सकते रहा हैं है इसकी सरफेस। बिल्कुल। ओके, ये मक्खन की वजह से आती है? ये मक्खन की वजह से आती है, और बटर भी हम अभी अच्छा, मार्जरीन नहीं लेना, बटर लेना है। कुछ चाहिए आपको? जी, एक नैपकिन ज़रा दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये, थैंक यू। और सॉल्टेड बटर ले लें चाहे? वैसे आप सॉल्टेड बटर इसमें डालें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सॉल्ट मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, क्योंकि हमारा जो बटर था वो सॉल्टेड था। थोड़ा सा आप सॉल्ट ऐड कर देंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपके घर में सॉल्टेड बटर मौजूद है तो आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है अनसॉल्टेड बटर लेने की, क्योंकि अगर सॉल्टेड बटर नहीं है तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा माविश, अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। कुछ चाहिए आपको? जी, मुझे कोको पाउडर और ये सिर्फ चाहिए लीजिएगा। होगा। इससे हम डेकोरेट करते हैं। इसको आगे कर लें अगर हम थोड़ा सा, ये हटा दें, ये हटा दीजिए, इसका काम हो गया। क्या इसको हम क्रीम भी डाल सकते हैं थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग के लिए? क्रीम बहुत अच्छी लगती है, क्रीम तो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। हाँ, कि पहले अगर हम इसमें क्रीम थोड़ी सी ड्रिजल कर दें। जी, मैं अभी इसलिए नहीं कर रही मैविश कि ये बहुत गर्म है। अगर मैंने अभी क्रीम की तो वो तो बेचारी हाँ मक्खन ही बन जाएगी इसके अंदर चली जाएगी, और फिर ये थोड़ा सा हाँ मसला हो जाएगा यहाँ पे इस वक्त। अच्छा, ये जो है आप जो कोको पाउडर छिड़क रही हैं, मेरे जहन में एक सवाल था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं अभी क्रीम, मेरे पास क्रीम नहीं है और ख़त्म हो गई है, मुझे कल सर्व करना है, तो क्या मैं इसको यहीं से फ्रिज से निकाल के और फिर गार्निश कर दूँ? तो जी बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं जो विप हो जाती है। अगर आप उसको विप करके और पाइपिंग बैग में करके कोई भी डिज़ाइन बना लें, बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं बन सकता तो आप जो टेट्रा पैक की क्रीम आती है उसको आप चिल्ड रखें, उसको आप ऊपर से डाल के स्पून की मदद से, नाइफ़ की मदद से स्पाइडर वेब बना सकती हैं। मैं तो वो करती हूँ, टेट्रा पैक की क्रीम को छोटा सा पहले काटें और फिर उसमें से डिज़ाइन बना जी, आज मेरा इरादा यही था, लेकिन क्रीम बहुत ज़्यादा पिघली हुई है और मैं उससे अभी, और ये बहुत गर्म है ना? ये गर्म है, प्रैक्टिस यहाँ पे करना नहीं चाह रही, वरना शायद हमारे मीठे की लुक ख़राब हो जाए। तो नहीं सही कर रही हैं।
यानी घर में हमारा जैसा दिल चाहे हम इसको डेकोरेट कर सकते बिल्कुल, जितनी आप अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे तो वो तो फिर आपको अंदाज़ा है कि उसमें फिर हाथ नहीं रुकेगा किसी का भी इसको खाने के लिए। वैसे ही ये बहुत मज़ेदार सा मीठा होता है। मैंने अभी इसको रैंडमली डाल दिया है ताकि ये सारे तरफ फैल जाएं। तो अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। अच्छा, ग्रेटर चाहिए आपको? ये वाली चॉकलेट को आप ग्रेट करेंगे। तो हमें बड़े मज़ेदार लग रहा है, लेकिन क्या इसको 6 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए? नहीं, आप अभी कर सकती हैं, लेकिन वैसे जो बाकी हमारे नाजरीन हैं वो उसको फ्रिज में रख के ही खाएं। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम भी इसको ठंडा करके ही खाएंगे। आप लोग इस रेसिपी को ख़ुद भी ट्राई करें, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखा दें, ताकि आपके घर में कोई मेहमान आए तो बाकी चीज़ें आप बना रहे हो, बच्चा डिज़र्ट बनाए, आप भी खुश, मेहमान भी इम्प्रेस्ड। और आज एक और करने वाला काम है, और वो ये है कि जो एक पुराना आपका प्यारा दोस्त जिससे बहुत दिन हो गए आपने कनेक्ट नहीं किया, फ़ोन उठाइए, उसको एक मैसेज भेजिए और उसको बताइए कि आज भी आपको वो उतना ही प्यारा है, आपको उसका ख्याल आ रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूँगी आपसे सुबह 9 बजे। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।